हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखो भाई, धातु अधातु ये बहुत बच्चों को परेशान करता है। ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत बच्चों को परेशान करता है। समझ भी नहीं आता सर ये है क्या प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से इसको समझते जा रहे हैं। हमने इसका भाग 1 कर लिया था, पार्ट 1, जिसमें धातु धातु के बारे में पढ़ा था, उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ने वाले हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुणधर्म के बारे में। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे भैया, हम पढ़ने वाले हैं धातु प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया। यानी कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो कैसा केमिकल चेंज होगा, कैसा तुम्हारा रासायनिक गुणधर्म वो प्रकट करेगी। फिर भैया ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कैसे करती है, केवल जल ही नहीं, जल के अंदर ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ, सभी देखने वाले हैं। और एनोडीकरण क्या होता है भैया, समझ में आई बात। ये सब हम पढ़ेंगे आज, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे मिनट के हम लेक्चर बना रहे हैं, 30-30 मिनट के। कोशिश करते हैं उससे भी कम में मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हर पार्ट में सिखाता चला जाऊं। ठीक है, तो बिना बकवास के शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू से आखिर तक देखना, और मेरी गारंटी है तुझे बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएगी। पूरा तू फिर जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठेगा ना, बाद में तू कहेगा सर एक भी टॉपिक नहीं बचा, आपने हर पार्ट में एक एक टॉपिक करा दिया। और तुम देखोगे हर पार्ट को अगर मिला के देखोगे ना, तो एक चैप्टर मुश्किल से 2-2.5 घंटे का हो रहा है, मुश्किल से। उसमें पूरा अच्छे से तुम सीख जा रहे हो। तो भैया मिस मत करो, अपने सभी दोस्तों को भेजो, सबको बताओ कि रक्षित भैया आ गए हैं, हमें विज्ञान गणित पढ़ा रहे हैं वेदांतु यूपी बोर्ड पर। वेदांतु आपके साथ है, रक्षित भैया आपके साथ है, फिक्र मत करो, ठीक है। और जो मुझे नहीं जानते भाई, मैं आपका अपना नाम बता ही चुका हूँ, मेरा नाम रक्षित रावल है। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर गणित और विज्ञान, ठीक है। और जाके आप लेक्चर्स देख सकते हो, 1 शॉट वीडियो भी बनाई है गणित की, वो जाके देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है और कैसा हमें कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। और भाई लाइक 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 कर दे, मुझे तभी मजा आएगा जब यहाँ पे वीडियो लाइक्स होंगी, ठीक है। नहीं, अब देखो भाई, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे आज। इसमें रासायनिक गुणधर्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ में हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है जी। जल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे धातुओं की, हम धातु की जल के और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, बस समझ में आई बात। लेकिन जो तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया होगी अन्य धातुओं के, जो अन्य धातु लवण है उनके साथ में, ये हम देखने वाले पार्ट नंबर 3 में भैया। यानी कि पार्ट 2 है आपका, ये पार्ट 3 में हम देखेंगे, क्लियर है। तो आज हम ये 2 ऊपर वाले पढ़ने वाले हैं। चलो जी सर जी, एक एक चीज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन, यानी कि धातु की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखो हमने पिछले उसमें भी हमने देखा था, सबसे पहले चैप्टर में हमने एक चीज देखी थी, जैसे मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम एक धातु होती है, मैग्नीशियम के साथ में हमने क्या किया था, उसका दहन किया था, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया कराई थी। तो क्या बना था भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ये तो हमें याद हो गया। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ऑक्साइड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि धातु जो है, जैसे ही मैं उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो वहां पे बनेगी धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, धातु का मतलब यहाँ धातु मैग्नीशियम थी, ठीक है नहीं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसका मतलब धातु ऑक्साइड बनी। इसका मतलब क्या बनी भैया, धातु ऑक्साइड बनी। तो ये बात याद रखना, जब भी धातु की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होगी तो भैया क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा, ठीक है नहीं। सर क्लियर हो गई इतनी बात, क्या इतनी बात क्लियर हुई, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहली अभिक्रिया हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक अभिक्रिया ये रही। ये देखो भाई, पहली अभिक्रिया क्या है, कॉपर के साथ में अगर मैं ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराता हूं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि कैसा होता है भैया, काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा ना ऑक्सीजन के साथ में, ये कॉपर ऑक्साइड की एक परत होगी जो कॉपर के ऊपर चढ़ेगी, इसे ऑक्सीकरण से बाद में बचाएगी। चलो वो तो बाद की बात है, बस यहाँ देखो कि कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना है। बात समझ में आई, हाँ जी, बहुत अच्छे समझ में आई। एक बात मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाई थी कि जो अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं ना भैया, जो अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। समझ में आई बात। जो धातु ऑक्साइड आपके बने हैं, जो ये धातु ऑक्साइड आपका बना है भैया, ये अधिकांश, अधिकांश का मतलब है कि हर कोई नहीं होता, लेकिन ज्यादातर, ज्यादातर, ज्यादातर कैसा होता है भैया, क्षारकीय प्रकृति का होता है। ज्यादातर कैसा होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। क्षारकीय बेसिक यानी कि बेस होता है ज्यादातर, यानी कि बेस होता है ज्यादातर। बात समझ में आई, यानी कि अम्लीय प्रकृति का नहीं होता, क्षारकीय प्रकृति का ज्यादातर। समझ में आई बात। चलो जी, यहां तक भी हम समझ गए। एक बात और ध्यान रखना, एक ये 2 चीज तुम्हारे पास में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं, अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं और जिंक ऑक्साइड की बात करूं भैया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और जिंक ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना
ये क्षारकीय गुण भी प्रकट करते हैं, ये अम्लीय गुण भी प्रकट करते हैं। ये दो ऐसे ऑक्साइड हैं, अगर मैं इसको अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराता हूं तो ये क्षारकीय गुण प्रकट कर देगा, और अगर मैं क्षारक के साथ कराता हूं तो ये अम्लीय गुण प्रकट कर देगा। हमने क्या सीखा कि धातु के साथ ऑक्सीजन मिला, धातु ऑक्साइड बना, और धातु ऑक्साइड ज्यादातर क्षारकीय होते हैं, क्षार की प्रकृति उनकी होती है। लेकिन ये दो हम ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों का व्यवहार कैसा व्यवहार करते हैं भैया, ये उभयधर्मी। सर ये उभयधर्मी क्या है, अभी बताता हूं, उभयधर्मी भी बता रहा हूं, लेकिन बस याद रखना ये दोनों तरह से व्यवहार करते हैं, अम्ल की तरह भी क्षारक की तरह भी, अम्ल की तरह भी क्षारक भी तरह। समझ में आ गई। चलो ऐसे ही तुम्हारा जो सोडियम और पोटेशियम है, इसको खुले वायु में नहीं रख सकते, क्योंकि खुले वायु में अगर इसको रखेंगे हम तो ये ऑक्सीजन के साथ में बहुत ज्यादा जल्दी अभिक्रिया कर देगा। सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है भाई, सोडियम और पोटेशियम जैसे ही एयर में ऑक्सीजन के संपर्क में आया ना, तुरंत अभिक्रिया कर देगा और वहां से जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। तो केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, सवाल आ जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है, ताकि वो भाई क्या करे, अभिक्रिया ना कर सके ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत। बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। और इसका एकदम ऑपोजिट होता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड को अगर तुम अत्यधिक तापमान पर भी संपर्क में लाओगे ऑक्सीजन के, तब भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो सिल्वर और गोल्ड तो ऐसे बैठ के कह रहे तुम चाहे मुझे कितना ही तपा लो, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करने वाला। लेकिन सोडियम और पोटेशियम तैयार बैठेंगे, पिंजरे से बाहर निकालो एक बार, खुली एयर में रखो और मैं देखो कैसे अभिक्रिया करता हूं तुरंत। ठीक है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में लगते हैं, पोटेशियम और सोडियम को। चलो आगे बढ़ते हैं अब एक एक चीज करके। अब हमने देखा उभयधर्मी। सर उभयधर्मी क्या है, उभयधर्मी यहाँ पे देखा था ना कि हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है भाई उभयधर्मी होते हैं। सर उभयधर्मी क्या है, ये उभयधर्मी क्या है भैया, उभयधर्मी जो धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देती है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, यहां से याद करो, याद करना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। पिछले अध्याय में हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी ने नहीं पढ़ा ना, जाके भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ सबसे पहले पिछला अध्याय पढ़ो, तब समझ में आएगा। अगर मैं अम्ल के साथ में क्षारक मिलाता हूं, अगर मैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराता हूं, अगर मैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराता हूं तो भैया लवण बनता है। क्या बनता है भैया, लवण बनता है, और साथ में बनता है तुम्हारा जल। यह याद रखना, अगर मैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराता हूं तो लवण और जल बनता है। ठीक है सर जी। तो ये धातु ऐसी है, जैसा एल्युमिनियम ऑक्साइड है आपका, जैसा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये ऐसी धातु है, अगर मैं इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराऊं तो ये क्षार के गुण प्रकट करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को, HCl क्या है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तुम्हारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया कराई तो इसने लवण बनाया और लवण के साथ में जल बनाया। क्या इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये अम्ल था, ये अम्ल था, और ये तुम्हारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारकीय ज्यादातर, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन से गुण प्रकट करेगा, दोनों, क्षारक भी और अम्लीय भी। समझ में बात आई। तो यहाँ पे जब अम्ल इसके साथ में है तो इसका मतलब ये क्षारक बन गया, क्योंकि मुझे पता है क्षारक और अम्ल मिलकर ही तुम्हारा लवण प्रकट करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है भैया, ये क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भैया, ये तुम्हारा क्षारक है। अब क्षारक है तो यहाँ पे इसने कैसा काम किया, अम्ल की तरह काम किया, यानी कि ये दोनों तरह फिट है, ये दोनों जगह सेटलमेंट कर लेता है अपना। अगर क्षारक आ गया तो उसके साथ अम्ल बन जाएगा, अम्ल आ गया तो क्षारक बन जाएगा, और अभिक्रिया करने के बाद हमेशा हमें क्या प्रकट करके देगा ये भैया, लवण प्रकट करके देगा। ये बोलेगा ले भाई लवण पकड़, और ये साथ में जल भी ले ले। ठीक है, तो ये दोनों क्या करता है भैया, दोनों के साथ में अभिक्रिया करता है। तो ऐसा ऑक्साइड, ऐसा धातु का ऑक्साइड जो अम्ल के साथ में भी क्षारक के साथ में भी अभिक्रिया करे, यानी कि दोनों के साथ अभिक्रिया कर ले, उसको ही हम क्या बोलते हैं भैया, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। ये जो तुम्हारा ये है ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा धर्म का है, उभय धर्म का है, यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसकी ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया तुम क्षारक के साथ करा रहे हो कि अम्ल के साथ करा रहे हो, ये लवण बना के देगा ही देगा, लवण और जल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और नई चीज देख लो, जल में घुलन, जो जल में घुल जाते हैं। अब हमें यह भी पता है कि जो अधिकांश क्षारक होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में जल्दी से नहीं घुलते। जो अधिकांश क्षारक ऑक्साइड होते हैं ना भैया, जो अधिकांश तुम्हारे क्षारक ऑक्साइड होते हैं वो जल में जल्दी नहीं घुलते। ठीक है, तो हमें पता है कि जो क्षारक ऑक्साइड है वो अधिकांश जो है जल में नहीं घुलते, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं, धातु ऑक्साइड, जो जल में घुल जाएंगे। जैसे तुम्हारा ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये जल में घुल जाते हैं। और जो जल में घुल जाते हैं भैया, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, एक बात बता, क्षारक छोड़, यहाँ पे मैं लिख देता हूं तुम्हारा धातु ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड तुम्हारे धातु ऑक्साइड है भैया, और में धातु ऑक्साइड भैया जल में घुल गए,
में धातु ऑक्साइड जल में घुल गए, उनको हमने क्या नाम दिया था, याद है? उनको हमने बोल दिया था क्षार, ठीक है नहीं, उनको हमने नाम दे दिया था क्षार। सर धातु ऑक्साइड क्यों लिखा? क्योंकि मेरे लाडले तुझे भी पता है कि जो धातु ऑक्साइड होता है ना, वो अधिकांश कैसा होता है, क्षारक के गुण का होता है, क्षारक होता है। और क्षारक कभी भी जल में अगर घुल जाते हैं तो उसको हम क्षार बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसका मतलब होता है एल्कलाई। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई कि अधिकांश धातु ऑक्साइड तुम्हारे क्षारक होते हैं, और क्षारक जो है जल में नहीं घुलते ज्यादातर, लेकिन जो जल में घुल जाते हैं क्षारक, वो तुम्हें क्षार बना के देंगे एल्कलाई। ये मैंने पहले वाले अध्याय में भी बताया था। समझ में आई बात? तो ऐसे ही कौन कौन से हैं, ये आ जाता है क्वेश्चन कि बताओ कौन से क्षारक हैं भैया जो जल में घुल के एल्कलाई बनाते हैं। तो तुम्हारा सोडियम, कौन से धातु ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। देखो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जल के साथ में घुला, जल के साथ में घुलने के बाद भैया इसने हमें क्या प्रदान किया, ये क्षार बन गया, अल्कलाई बन गया। अब ये अल्कलाई बन गया, ये घुल गया है, ठीक है नहीं। ये जैसे इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रदान किया, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये अब ये क्षार बन गया है। तो ये क्षारक ही, लेकिन मैं इसको क्षार बोलूंगा। क्यों बोलूंगा इसको क्षार? इसको क्षार क्यों बोलूंगा मैं भाई? है तो ये क्षारक ही, लेकिन इसको क्षार क्यों बोलूंगा मैं? ये क्षारक है लेकिन इसको क्षार क्यों बोलूंगा? इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये जल में घुल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तुम्हारा ये पोटेशियम ऑक्साइड है, जल में घुल के तुम्हें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, जो आपका क्षार होता है। चलो सर जी, यहां तक तो हम बहुत अच्छे समझ गए, बहुत ही अच्छे समझ गए, ठीक है। अब ये देख लो, अधिकांश धातु जो है ना क्षार की होती है। ये तो मैं चलो तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। समझ में नहीं आता थोड़ा सा पीछे करो, एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से इसमें बता दी कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ में करेगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा, और वहां पर क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों प्रकार के गुण प्रकट करते हैं, अम्ल के भी और क्षारक के भी, दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड मिलकर तुम्हारा लवण और जल बनाते हैं। और कुछ धातु ऑक्साइड जो पानी के साथ घुल जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्षारक जो पानी के साथ घुल जाएंगे और क्षार होंगे। उनमें कौन कौन से धातु ऑक्साइड हमने देखे हैं भाई? सोडियम ऑक्साइड और तुम्हारा ये कहां गया, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या एक ही दर से अभिक्रिया करते हैं? एक ही दर का मतलब है सभी क्या सेम रिएक्टिव होते हैं? सभी के साथ में अभिक्रिया सेम तरीके से होगी क्या? सब जल्दी से अभिक्रिया कर लेंगे? यानी कि जितना टाइम सोडियम को अभिक्रिया करने में लगा ऑक्सीजन के साथ में, क्या उतना ही टाइम मैग्नीशियम को लग जाएगा? क्या उतना ही टाइम एल्यूमिनियम को लग जाएगा? बात समझ में आई? तो हम देखेंगे कि क्या सभी सेम दर से करते हैं। तो इसका पहला तो उत्तर यह है कि सेम दर से नहीं करते, सेम दर से नहीं करते। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं भाई लाडले, याद रखना। कुछ ज्यादा तेजी से अभिक्रिया कर जाती हैं, जो ज्यादा अभिक्रियाशील हैं ऑक्सीजन के साथ में, वो जल्दी अभिक्रिया कर जाएंगे। कुछ बहुत धीमी करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण के तौर पे तू देख सकता है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम भाई साहब खुले में रखने पे ना तुरंत आग पकड़ लेंगे, तुम्हें पहले भी बताया। इसलिए इसको कैरोसिन में डुबा के रखा जाता है, इसलिए इसको कैरोसिन में डुबा के रखा जाता है, ताकि हम इसकी सुरक्षा कर सकें, सुरक्षित रख सके। क्लियर है? तो सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, तुरंत अभिक्रिया कर जाएंगे। किसके साथ? किसके साथ सर जी? ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि खुले में रखोगे तो एयर है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की मदद से एकदम से जलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आग पकड़ लेंगे। ऐसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये हो गए तुम्हारे, ये सामान्य ताप पर ऑक्साइड की पतली परत बनाते हैं। यानी कि जो सामान्य तापमान है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ऑक्साइड की एक पतली सी परत अपने ऊपर बना लेंगे। सर परत? हाँ देख, पहले चैप्टर में मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने से पहले हम मैग्नीशियम को रेगमार से साफ करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? क्यों करते हैं बताओ? मैग्नीशियम को रेगमार से साफ क्यों किया जाता है ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया कराने के लिए? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर पर एक परत चढ़ जाती है, वो परत होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वो परत भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है मेरे लाडले। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत क्या काम करती है? उसका ऑक्सीकरण करने से रोकती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने से उसको रोकती है। इसलिए पहले हम उसको रेगमार से साफ करते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसको जलाते हैं, तब जाके एक सफेद कलर की ज्वाला उत्पन्न होती है, श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है, और जिसकी मदद से फिर हमें एक राख मिलती है। उस राख को हम बोल देते हैं, एक चूर्ण मिलता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई भाई लाडले? क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे बता, एक सेकंड इसको नोट कर जल्दी। क्या इतनी बात समझ में आई लाडले? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो मैग्नीशियम है, ऐसी एल्यूमिनियम, ऐसी जिंक, ऐसे लेड, इनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है इनके ऑक्साइड की।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत इसके ऊपर चढ़ जाती है। समझ में आई बात? तो सामान्य ताप पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, परंतु ठीक है, ये क्या है, परत आगे अभिक्रिया से बचाती है, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ कराने वाला था, मैग्नीशियम को मैं जलाने वाला था, लेकिन उससे पहले रेगमार से साफ किया, क्योंकि उसके ऊपर एक परत चढ़ी थी, वो परत भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की थी। वो क्या क्या कर रही थी भाई, उसको अभिक्रिया करने से बचा रही थी ऑक्सीजन के साथ में। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जब नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होगा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम में इनके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, जो इसे कैसे बचाएगी भैया, अभिक्रिया करने से बचाएगी, यानी कि ऑक्सीकरण करने से इसका बचाएगी। ऐसे ही लोहा है भैया, लोहा जो है ना जलता नहीं है, पता है ना तुम्हें, नहीं जलता है, मैं पता, दहन नहीं होता उसका। लेकिन अगर लोहे का चूर्ण तुम बर्नर की लो पे डाल दोगे, जो बर्नर जल रहा है ना, बर्नर की जो ज्वाला है, अगर तुम देखते हो लैब के अंदर भी जो बर्नर है उसमें से जो आग निकल रही है, अगर उसमें लोहे का चूर्ण डाल दोगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, और जलकर वहां क्या बनाएगा भाई, Fe3O4। ठीक है, ऐसे ही कॉपर है भाई लाडले, कॉपर का भी दहन नहीं होता, गर्म करने पर CO की काली परत बनती है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कॉपर का भी दहन नहीं होता, लेकिन जैसे मैं इसको गर्म करूंगा, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो एक काले रंग की परत होगी। समझ में आई बात? ये पूरा नहीं जलेगा, लेकिन एक काले रंग की परत बना देगा। ऐसे ही तुम्हारा भैया एक ये होता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड बिल्कुल भी तुम्हारी अभिक्रिया नहीं करेंगे, अत्यधिक ताप पर भी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो सबसे कम अभिक्रियाशील ऑक्सीजन के साथ कौन होता है भाई, तुम्हारा सिल्वर और गोल्ड होता है। समझ में आई बात? कौन कौन से दहन नहीं होते भैया, एक कॉपर और एक तुम्हारा लोहा, ये दहन नहीं होते, लेकिन लोहे का चूर्ण तुम जला सकते हो, और कॉपर को जलाने पर उसकी कॉपर ऑक्साइड की एक परत बना सकते हो। क्या क्लियर है इतनी बात? एक एक चीज क्लियर हुई, मुझे पूरी उम्मीद है बड़े अच्छे से एक एक चीज क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो सर जी, अब क्या करते हैं भाई, क्या सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करानी है? नहीं भाई, कुछ धातुएं ना जल के साथ भी रिएक्शन करती है। तो अब हम देखते हैं कि धातुएं जल के साथ कैसे रिएक्शन करती है। धातुएं जल के साथ कैसे रिएक्शन करती है भैया, कैसे अभिक्रिया करेगी? ठीक है, तो याद रखना, धातु जो है ना जल के साथ मिलके, धातु जो है मेरे लाडले, धातु जो है जल में अगर अभिक्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है सर, हमने देखा था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, मैग्नीशियम को करके, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तब भी धातु ऑक्साइड। सर जल के साथ अभिक्रिया तब भी धातु ऑक्साइड। हाँ भैया, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तुम्हें मिलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जल के साथ में जब अभिक्रिया होगी धातु की तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे देखने को मिलेगी। अब जो धातु है ऑक्साइड में, ऑक्साइड जल में घुलनशील है, वे जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब सभी धातु ऑक्साइड, मान ले मैं यहाँ पे क्या बना भैया, धातु ऑक्साइड बना। ठीक है जी, अब ये जो है ना धातु ऑक्साइड, ये सभी धातु ऑक्साइड जो है मेरे लाडले, सभी जल में नहीं घुलती, पता है तुझे, लेकिन जो जल में घुल जाएगी, लेकिन जो इसके साथ जल में घुल जाएगी, जो जल में घुल जाएगी वो क्या बना देगी मुझे बता, वो धातु हाइड्रोक्साइड बना देगी, वो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना देगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है सर जी, हाँ तक तो क्लियर है बहुत अच्छे से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो इतना ही है कि धातु जल के साथ क्या बनाती है भाई, धातु ऑक्साइड बनाती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस वहां पे देखने को मिलती है। फिर जो धातु ऑक्साइड बनी, अगर मैं दोबारा से जल के साथ उसकी रिएक्शन कराऊं, सभी नहीं करेंगी लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड करेंगी, और वो जल के साथ जैसे ही दोबारा से अभिक्रिया कराएंगी तो उसका धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब जल के साथ अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं भैया? भाई कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ गर्म जल के साथ करती हैं, कुछ भैया भाप के साथ करती हैं, और कुछ ऐसी है जो कोई अभिक्रिया ही नहीं करती। सर ठंडे जल के साथ कौन है? जैसे तुम्हारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। भैया जो मैग्नीशियम हो गया वो गर्म जल के साथ करेगा। तो अभी हम एक एक करके देखने वाले हैं। चलो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं, कौन करता है ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया भाई? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक, सबसे ज्यादा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम और सोडियम जो है ना अत्यंत तेज उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी जानते हो ना, उष्माक्षेपी पता है? उष्माक्षेपी पता है, जिसमें उष्मा निकलती है बहुत ज्यादा। समझ में आई बात? जिसमें बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है मेरे लाडले, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं ये। तो जैसे ही जल के साथ हमने एक, तुमने देखा भी होगा कहीं पर कि सोडियम है और सोडियम के साथ में जैसे ही हमने जल मिलाया तो जल के साथ अभिक्रिया होती है, बहुत तेज उसमें से आग निकलती है, एक प्रकार से बहुत हीट निकलती है, पता है ना तुम्हें इस बात का? ठीक है, और ये करना मत भाई, बहुत डेंजर होता है। तो पोटेशियम और जल के साथ में मिलाएंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड तुम्हारा ऑक्साइड बनेगा, और साथ में H2 गैस निकलने लगी, और साथ में हीट निकलेगी बहुत सारी। ठीक है, तो ठंडे जल के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? ठंडे जल के साथ में। तो याद रखना तुम्हारा पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, तब ये हमें तुम्हारा क्या देते हैं भाई?
ऑक्साइड देते हैं। क्लियर है? ठीक है सर जी। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ करता है, लेकिन याद रखना कैल्शियम थोड़ी धीमी अभिक्रिया करता है, कैल्शियम थोड़ी धीमी अभिक्रिया करता है। जैसा तुम्हारा सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये तो भैया बहुत तेज अभिक्रिया करेंगे, ये तो तेज अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे भैया? ये तेज अभिक्रिया करेंगे गुरुजी, ठीक है नहीं? किसके साथ में भैया? ठंडे जल के साथ में, जिसको ठंडे जल को हम बोलते हैं शीतल जल, ठीक है नहीं? तो शीतल जल के साथ में भैया ये बहुत तेज अभिक्रिया करेंगे। लेकिन शीतल जल के साथ में ही जो तुम्हारा कैल्शियम है, जो तुम्हारा कैल्शियम है ना लाडले, वो धीमी करेगा। जो कैल्शियम है ना वो धीमी अभिक्रिया करेगा, यानी कि अभिक्रिया तो करेगा लेकिन धीमी करेगा। क्या इतनी बात याद आई? क्या इतनी बात समझ में आई? याद आई बोल रहा हूँ, है? समझ आ गई ना इतनी बात? ठीक है। ये देखा कैल्शियम ये जल के साथ में मिलेगा, अभिक्रिया करेगा लेकिन धीमी होगी, इसमें तेजी से नहीं होगी, इसमें तुरंत हो जाएगी। जल मिला तुरंत अभिक्रिया, बहुत तेजी से, ठीक है? हाइड्रोजन गैस सभी में देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये पॉइंट लिखे हुए, इनको नोट कर लेना, नोट बनाते जाना भाई नोटबुक में, एक भी चीज नहीं बचने वाली, फिर बाद में कुछ उठाने की जरूरत है, अपने नोट्स उठाओ और पढ़ो, ठीक है? सोडियम और तुम्हारा पोटेशियम की अभिक्रिया इतनी तेज होती है कि ये क्या करती है भाई? हाइड्रोजन गैस तत्काल यहाँ से जल उठती है। और कैल्शियम से जो है ना H2 के बुलबुले, हाँ ये भी याद रखना, जब कैल्शियम क्या होगा भाई? कैल्शियम की अभिक्रिया होगी ठंडे जल के साथ में, तो कैल्शियम से जो H2 के बुलबुले सतह पर चिपकते हैं, यानी कि कैल्शियम की सतह पर क्या हो जाते हैं भाई? वो जो हाइड्रोजन गैस निकली है ना उसके बुलबुले चिपक जाते हैं, उसके बुलबुले चिपक जाते हैं। और अगर उसके बुलबुले चिपकेंगे तो भैया क्या होगा? कैल्शियम तैरना स्टार्ट कर देगा। ये बात याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट पेपर में 1-2 नंबर के आ जाते हैं। कैल्शियम तैरना स्टार्ट करता है किसकी वजह से? हाइड्रोजन के बुलबुले की सतह पर चिपकने की वजह से, ठीक है? ये रहा पॉइंट दूसरे वाला, याद रखना। सोडियम को भाई केरोसिन में तो मैं तुम्हें बता ही देगा हूं, सुरक्षा के लिए रखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जी क्या सभी ठंडे जल के साथ करेंगे? नहीं भाई, सभी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम, ये किसके साथ करेगा? गर्म जल की। अब मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। देखो कितना फर्क हो गया, जैसे ही तुमने जल को गर्म किया और उसके साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई, कर लेगा, एकदम से कर लेगा। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा वहां पे। बात समझ में आई? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब देख यहाँ, गर्म जल एवं भाप के साथ अभिक्रिया कौन कौन करता है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा और तुम्हारा जिंक। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में क्या करता है भैया? अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो तब भी तुम्हें हाइड्रोजन गैस वहां पे निकलती दिखाई देगी। और ये भी बात याद रखना, यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम तैरने लगता है। कैल्शियम पे भी चिपकते हैं तो वो भी तैरने लगता है, मैग्नीशियम पे चिपकते हैं वो भी तैरने लगता है। अंतर क्या है? कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। बस दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उनकी सतह पर चिपकेगी, दोनों तैरना शुरू करते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी सर, मजा आ गया, है ना? अब देखो, लेकिन कुछ ऐसे हैं भैया जो भाप के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? भाप के। जैसे एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, ये भाप के साथ करेंगे। अब जल हो गया, ठंडा जल हो गया, उसके साथ अभिक्रिया देख ली, गर्म जल के साथ देख ली। जब जल को गर्म किया तो भाप भी निकलेगी। उस भाप के साथ में कौन अभिक्रिया करेगा भैया? देख यहाँ पे जो हमने जल लिया था वो लिक्विड फॉर्म में था, एल लिखा था नहीं, यहाँ पे द्रव था। लेकिन यहाँ पे जो जल है वो गैस की फॉर्म में। अगर कहीं पर भी तुम्हारा H2O के सामने L लिखा हुआ है तो वो द्रव की फॉर्म में है, और H2O के सामने G लिखा हुआ है तो गैस की फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पे भाप की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे भाप की बात हो रही है। बात याद रखना। ये तो साइन पता है ना तुम्हें, S कहीं पे लिखा हुआ है मतलब वो सॉलिड है, ठोस है, ठीक है नहीं? L लिखा हुआ है तो भैया वो द्रव है, ठीक है? G लिखा हुआ है तो भैया वो गैस है, ठीक है? G लिखा हुआ है तो वो क्या है? तुम्हारा गैस है। क्लियर है बात? और अगर सर AQ लिखा हुआ है तो भाई जलीय विलयन है, जलीय विलयन है तुम्हारा, ठीक है नहीं? जलीय विलयन है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको, है जिसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। याद है या नहीं है? अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो। अब एक बात बता मुझे, जैसे ही एल्युमिनियम ने ये भाप के साथ में रिएक्शन करी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बना दिया इसने, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकाल दी। ऐसे ही तुम्हारा लोहे ने की इसके साथ में, तो ये बन गया तुम्हारा। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, नोट कर लेना। लेड हो गया तुम्हारा, कॉपर हो गया, और तुम्हारा सिल्वर हो गया, और तुम्हारा गोल्ड हो गया। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। तो कौन कौन से हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे? लेड हो गया, कॉपर हो गया, और तुम्हारा सिल्वर और गोल्ड हो गया, ठीक है नहीं? मैग्नीशियम शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि ठंडे जल से नहीं करता, केवल गर्म जल से करता है। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, अभी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है ना, इनको याद रखना। सर एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण क्या होता है? ये पॉइंट भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। देखो ध्यान से देखो, परिभाषा देखो। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। सर ये क्या है? सर ये क्या है? अब तुम्हारा एल्युमिनियम है, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी छोटी सी, अगर तुम्हारे याद हो, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी। कहां पढ़ी थी रे लाडले?
अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, तुझे बताता हूँ, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जा, बस 1 मिनट रुक जा, एक थोड़ा सा समय मुझे दे दे, मैं तुझे बताता हूँ। एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन कराई थी, हाँ जी। अब हमने जब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई थी लाडले, ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराई थी तो क्या हुआ था, क्या हुआ था बता ना मुझे। सर उसके ऊपर परत चढ़ गई थी, सर उसके ऊपर परत चढ़ गई थी, चढ़ गई थी कि नहीं, ये बता, है ना। देख यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या, हाँ ये रहा। सामान्य ताप पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, पढ़ाता है ना, ये रहा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है तुम्हारा भैया, एल्यूमिनियम क्या काम करेगा, एल्यूमिनियम को अगर तुम सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर में एयर के संपर्क में ले आते हो, ऑक्सीजन के संपर्क में ले आते हो, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो उसे दोबारा से जलने से बचाती है, दोबारा से उसका ऑक्सीकरण होने से बचाती है। ये बात बताई थी मैंने, मैग्नीशियम का उदाहरण देके बताई थी। अब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये बिल्कुल सेम है, यानी कि इन पे एक परत चढ़ जाती है, लेकिन वो परत पतली होती है, ये बात याद रखना। वो परत कैसी होती है, पतली होती है। अब क्या होगा, अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन के संपर्क में वो आया नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है नहीं। अब वो आने के बाद उसके ऊपर एक परत चढ़ गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, लेकिन वो पतली परत थी। कैसी पतली, मतलब कैसी परत थी, पतली परत थी। और उस पतली परत को ही मोटे करने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये जो पतली परत उसके ऊपर चढ़ी है, अब उसके ऊपर मोटी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक पतली परत चढ़ चुकी है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब उस परत को मोटा करने की जो प्रक्रिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत उसके ऊपर चढ़ी है, उसको जो मोटा करने की जो प्रक्रिया है, उसको ही बोलते हैं भैया एनोडीकरण। बस याद रख, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को, एल्यूमिनियम पर पतली ऑक्साइड की परत तो है पहले से ही, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर उसे रखेंगे हम तो पतली ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, लेकिन उसको हम मोटे करने की, सर मोटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम और अच्छे से ज्यादा से उसको ऑक्सीकरण होने से बचा सके। मोटी परत जो है ना, वो ज्यादा अच्छे से ऑक्सीकरण होने से उसको बचा पाएगी, जिसका हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं। अब ये प्रक्रिया होती कैसी है, देख भाई, एल्यूमिनियम को साफ करके पहले एनोड बनाते हैं, ठीक है नहीं। फिर क्या करते हैं, तनु जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है तुम्हारा, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ में विद्युत अपघटन कराएंगे। सर विद्युत अपघटन, हाँ भैया, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे भाई, एक बीच में झिल्ली लगा देंगे, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। फिर उसमें क्या करेंगे, इसके घोल में जो है ना एक करंट दे देंगे, यानी कि समझ लो विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक साइड में तुम्हारी ऑक्सीजन गैस तुम्हें बनती हुई नजर आएगी, तो वो कहाँ बनेगी ऑक्सीजन गैस, एनोड पे बनेगी। वो ऑक्सीजन गैस कहाँ बनेगी, एनोड पे, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब वो जो ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकली है, वो तुम्हारा एल्यूमिनियम के साथ में मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बना देगी। समझ में आया प्रोसेस, एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत ऑलरेडी है। अब उसमें विद्युत हमने अपघटन उसका कराया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यानी कि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके हमने क्या किया भाई, उस एनोड पे एक ऑक्सीजन और चढ़ा दी, यानी कि एनोड पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की और रिएक्शन करा दी। एनोड पर से जो O2 निकलती है, वहां से हमने फिर एल्यूमिनियम के साथ उसकी रिएक्शन कराई। एनोड में से क्या निकली, O2 निकली, ऑक्सीजन। फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ में हुई, एल्यूमिनियम के साथ हुई, पतली परत ऑलरेडी थी। अब एल्यूमिनियम के साथ में जैसी ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, तो तुम्हें पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत ऑलरेडी थी, अब एक और बन गई। अब एक और एक जब पतली परत बनेगी तो मोटी हो जाएगी, यानी कि अगर तुम्हारे पास में एक कोई वस्तु है, उसके साथ में दूसरी रख दोगे तो क्या उनकी मोटाई बढ़ जाएगी या नहीं, हाँ सर जी। तो ऐसे ही एक पतली परत थी, दोबारा से ऑक्सीजन के साथ में उसकी अभिक्रिया हुई, किससे हुई, विद्युत अपघटन से हुई एल्यूमिनियम के साथ में, जिससे एक मोटी परत उसके ऊपर चढ़ गई। और वो जो मोटी परत ऑक्साइड की चढ़ती है एल्यूमिनियम के ऊपर, उसको ही बोलते हैं एनोडीकरण। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है नहीं। इस परत को हम रंग करना बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी बना सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर पेंट वगैरह करके बहुत शानदार चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो भाई, एल्यूमिनियम पर वायु में वैसे भी पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत बनती है, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है नहीं, जो संचालन से बचाती है। एनोडीकरण से यह परत और मोटी हो जाती है। भाई ये लिखा हुआ है, 2 लाइन में खत्म है बात। पतली परत इसके ऊपर ऑलरेडी बनती है, एनोडीकरण करते हैं तो उससे जो पतली परत है वो मोटी में बदल जाती है, बस। तो पतली परत को मोटे बनाने का जो प्रोसेस है वही एनोडीकरण है, ठीक है जी। इससे क्या है भाई, ज्यादा सुरक्षा मिलती है। ये सभी चीज मैं बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं। अब भैया ये देख लो, जल के साथ अभिक्रिया का सारांश देख लो सारा का सारा। और ये तुम्हारा आज हमने जो टॉपिक पढ़ने थे, जल के साथ अभिक्रिया पढ़नी थी और ऑक्सीजन के साथ हम पढ़ चुके हैं बड़े मजे से, एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं भाई। पोटेशियम और सोडियम के साथ में ठंडे जल के साथ में बहुत तेज रिएक्शन होगी, गर्म के साथ में भी रिएक्शन होगी, लेकिन तेज नहीं होगी, भाप के साथ भी होगी, ठीक है। कैल्शियम की भैया ठंडे जल के साथ धीमी रिएक्शन होती है, ये भी करता है सबके साथ। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता, याद रखना। सोडियम और पोटेशियम तुम्हारा गर्म जल और भाप के साथ भी रिएक्शन करता है, लेकिन सबसे तेज ठंडे
ठंडे जल के साथ। कैल्शियम तुम्हारा गर्म और भाप के साथ भी करता है, लेकिन इसके ठंडे जल के साथ बहुत धीमी करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल में कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता, वो गर्म जल के साथ करता है जो कि धीमी होती है, भाप के साथ भी कर लेता है। एल्युमिनियम, जिंक और जो तुम्हारा लोहा है वो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते, ना गर्म जल के साथ करते, वो किसके साथ करते हैं, भाप के साथ। और जो वहां से बनता है वो उधर लिखा हुआ है। और तुम्हारा लेड और कॉपर जो है वो किसी के साथ भी नहीं करते। ऐसे ही जो तुम्हारा सिल्वर और गोल्ड है वो भी किसी के साथ नहीं करते। तो जितनी ऊपर धातु है इतनी अधिक अभिक्रिया है, बस ये याद रखना। अब हम पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं भैया, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे धातु प्लस अम्ल विस्थापन अभिक्रिया और सक्रियता श्रेणी। ये हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ये आज का पूरा रिवीजन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आज हमने पढ़ा है। क्लियर है बात? चलो तो भैया ये हमने पार्ट 2 इसका कर लिया, जिसमें हमने बहुत अच्छे से धातु के ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ अभिक्रिया देखी, और जल के भी अलग अलग प्रकार के साथ में। और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से मजे से समझ आएगा, क्योंकि फालतू बकवास नहीं हुई, केवल पढ़ाई पे फोकस हुआ। ये 30 मिनट भाई अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरा क्लियर करा दूंगा। अगर तुमने 30 मिनट पढ़ लिया ना, 30 मिनट मैथ और 30 मिनट साइंस, तो भाई साहब यूपी बोर्ड में तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। और साथ में वन शॉट भी लाऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊंगा, सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है। तो भैया वेदांत यूपी बोर्ड को सब्सक्राइब करके रख लो और लाइक तो कर दिया करो भाई, इससे मेरी बहुत हिम्मत बनती है, ठीक है नहीं? तो चलो मिलता हूं अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में फिर से अभिक्रिया कराएंगे अगले में अच्छी। तो जय हिंद।